अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुशाहिद शाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे व्हाट्सएप के बारे में, एक ऐसी ऐप जो कि हर बंदे के मोबाइल में आपको ज़रूर मिलेगी। हर बंदा इसको यूज़ करता है और इसके 2.5 मिलियन प्लस यूज़र्स हैं इस टाइम। और ये एक ऐसी ऐप है जिस पर हर बंदा इजीली रिलाई कर सकता है और हर बंदा ये यूज़ करता है अपने डेली मैसेजिंग या फिर कांटेक्ट करने के लिए। लोगों को आपस में जोड़ के रखती है ये ऐप और ये बहुत ज़्यादा फेमस ऐप है आज के दौर में और इसके बहुत बड़ी एक यूज़र क्वांटिटी है इस टाइम। तो कैसे व्हाट्सएप अपना रेवेन्यू जनरेट करता है, कैसे उसका बिजनेस मॉडल है, आज इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि व्हाट्सएप कैसे बना, कब बना और कैसे इसकी जर्नी स्टार्ट हुई और कैसे ये मार्क जुकरबर्ग के अंडर आया, फेसबुक के अंडर आया और कैसे ये अपना रेवेन्यू जनरेट करता है। सबसे पहले ब्रायन एक्टन और जेन कॉम ने 2009 में ये मिलकर एक ऐसी एप्लीकेशन बनाई जिसके जरिए लोग कनेक्ट हो सकें, वो इजी टू यूज़ हो, इसके अंदर कोई एड्स ना हो और सबसे पहली बात, सबसे ज़रूरी बात, इसके अंदर लोगों का डेटा प्राइवेट रहे। प्राइवेसी की सबसे पहली इन्होंने जो है वो टर्म रखी कि प्राइवेसी का सबसे पहले ख्याल रखा जाएगा। ये ऐप फ्री टू यूज़ थी, इसके अंदर कोई सब्सक्रिप्शन चार्जेस भी नहीं थे, एड्स भी नहीं थे। स्टार्ट में तो उनकी बहुत छोटी सी टीम थी, उन्होंने ये ऐप चलाई। इतनी ज़्यादा उनको पैसों की ज़रूरत नहीं थी कि वो इतनी बड़ी ऐप नहीं थी, इसके अंदर सिर्फ मैसेजेस थे। लेकिन दिन ब दिन ये ऐप बढ़ती गई, कॉल्स के फीचर आता गया, मैसेजेस, फिर उसके साथ मैसेज के साथ जो है स्टेटसेस और इमेजेस और वीडियोस भी आप शेयर कर सकते। तो ये ऐप बड़ी होती गई। कई लोगों ने इसके अंदर इन्वेस्ट किया बाय शेयर्स, लेकिन फिर भी ये इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रही थी कि उनको फ़ायदा हो। ये ऐप चलाना मुश्किल हो गया था इन दो लोगों के लिए, क्योंकि इनके पास इनकम जनरेटिंग चीज़ नहीं थी इस ऐप के अंदर कि जिसके ज़रिए वो रेवेन्यू जनरेट कर सकें। फिर उस टाइम उन्होंने $1 पर ईयर एक सब्सक्रिप्शन चार्जेस इस ऐप के अंदर लगाए और कुछ लोगों ने उनको पे भी किया। ये एक वॉलंटियरली पेइंग थी, आप अगर ना भी पे करें तो फिर भी व्हाट्सएप एप्लीकेशन आपके पास चलती थी, लेकिन फिर भी ये सब्सक्रिप्शन उन्होंने चार्ज की और कुछ ना कुछ रेवेन्यू जनरेट होने लगा। लेकिन आगे जाकर जब व्हाट्सएप और उसके एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में यूज़र्स आने लगे तो उसको चलाने के लिए ये सब्सक्रिप्शन के जो रेवेन्यू था वो कम पड़ने लगा। कुछ लोग इसको पे नहीं कर पाते थे। कुछ अब इंडिया जैसे जो कंट्रीज़ थी उनके अंदर जो है वो डेबिट कार्ड उस टाइम लोग हर बंदे के पास होता नहीं था कि वो पे कर सके, और मतलब इस तरह उनके लिए रेवेन्यू जनरेट कर पाना मुश्किल हो चुका था। लेकिन उसके बाद 2014 के अंदर मार्क जुकरबर्ग ने ऑफ़र की इन दो बंदों को कि मैं आपसे व्हाट्सएप खरीदता हूँ, मैं आपकी इस प्राइवेसी टर्म और इसके यूज़ एक्सेस या फिर उसके यूज़ को मैं आप डिस्टर्ब नहीं करूँगा, आप इसे अपने हिसाब से चलाएं और ये ऐप आप मुझे भेज दें। फिर $19 बिलियन के अंदर ये ऐप मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के फाउंडर ने ख़रीद ली और ये ऐप चलाई ब्रायन एक्टन और जेन कॉम ने ही। लेकिन जैसे जैसे यूज़र इंटरफेस बढ़ता गया, कोई पेमेंट नहीं आई, कोई रेवेन्यू इतना बड़ा जनरेट नहीं हुआ और मार्क जुकरबर्ग जो है वो उनको प्रेशराइज कर रहे थे किसी न किसी चीज़ के जरिए कि रेवेन्यू जनरेट कर दिया जाए। तो एक टाइम पर आके उन्होंने रिज़ाइन दे दिया। उन्होंने रिज़ाइन दे दिया व्हाट्सएप फेसबुक से और उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप जो है वह फुली हैंडेड होगा जो है मार्क जुकरबर्ग की तरफ से। अब मार्क जुकरबर्ग एक ऐसे शख्स हैं जिनके बारे में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ हैं कि वो उनकी जो ऐप है इंस्टाग्राम और फेसबुक, ये जो है ये ऐप्स लोगों का डेटा सेल करके पैसे कमाती हैं और आपको एड्स शो करती हैं आपके इंटरेस्ट के मुताबिक। लेकिन व्हाट्सएप एक ऐसी ऐप है जिसके अंदर ना कोई एड्स थी ना कोई इन ऐप परचेज थी, तो उसके पास एक लास्ट ऑप्शन यही बचता था कि वो आपका डेटा सेल करें। लेकिन लोग व्हाट्सएप यूज़ करते थे सिर्फ और सिर्फ इसी मेन रीज़न की वजह से कि उनका डेटा सेफ रहेगा। अब मार्क जुकरबर्ग डायरेक्टली जो है वो ये शो नहीं कर सकते थे कि वो लोगों का डेटा सेल कर रहे हैं या फिर डेटा सेल करके पैसे कमाएंगे। तो उन्होंने एक नई एप्लीकेशन व्हाट्सएप के साथ जो है वो लिंक करी, इसका नाम था व्हाट्सएप बिजनेस। अब व्हाट्सएप बिजनेस पीपल को या बिजनेस कंपनीज को अलाउ करता था कि वो इस पर अपना अकाउंट बनाएं और अपने लोगों के साथ इंटरेक्ट करें। अगर वो 24 आवर्स के अंदर अपने जो है वो कस्टमर्स को रिप्लाई करते थे तो ठीक है, पर उन पर कोई सब्सक्रिप्शन चार्जेस नहीं लगते थे। लेकिन अगर वो 24 आवर्स से लेट होते थे तो उनके पे व्हाट्सएप एक पेनल्टी चार्ज करता था। इस तरह भी व्हाट्सएप ने अपने पैसे कमाए। उसके अलावा इन्होंने जो है वो मेटा के आने के बाद फेसबुक और व्हाट्सएप को कंबाइन कर दिया। अब व्हाट्सएप के ऊपर जो है वो व्हाट्सएप और फेसबुक का कंबाइन होने की वजह से अब डायरेक्टली व्हाट्सएप पे हमारा जो डेटा था वो सेल हो रहा था लोगों की तरफ और उसके ज़रिए हमें फेसबुक पर एड्स दिखाई दिए जाते थे।
और लोग एड्स भी देखते हैं और फिर इस तरह उनका रेवेन्यू जनरेट होता है। लेकिन मोस्ट रिसेंट हमारे पास एक कुछ न्यूज़ है कि व्हाट्सएप अपने स्टेटस के अंदर अब एड्स भी लाएगा और व्हाट्सएप की वो पुरानी टर्म्स जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। जैसे व्हाट्सएप पहले इजी टू यूज़ था, उसके अंदर कोई एड्स नहीं थे, प्राइवेसी जो है वो सिक्योरिटी थी। लेकिन अब रेवेन्यू जनरेट करने के लिए व्हाट्सएप ये चीज़ें जो है वो कर रहा है और बेसिकली आपका डेटा ही सेल हो रहा है और आपके डेटा को ही सेल करके वो अपना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। अब बात यह है कि अगर इसके ऊपर ही हमारी प्राइवेसी नहीं है और डेटा प्राइवेसी नहीं है तो हम व्हाट्सएप को रिप्लेस करके कोई ऐप क्यों नहीं यूज़ कर लेते। जैसे कि ब्रांड एक्टर ने अपनी हाल ही में एक ऐप सिग्नल लॉन्च की थी जब व्हाट्सएप बायकॉट चल रहा था इसी डेटा प्राइवेसी को लेकर, लेकिन वो ऐप इतनी कामयाब नहीं हो सकी। उसके पीछे रीज़न क्या है? व्हाट्सएप की एक बहुत बड़ी क्वांटिटी यूज़र्स की, उसकी एक इतनी लार्ज ऑडियंस है, इतनी लार्ज ऑडियंस है कि हर बंदे के लिए डेटा प्राइवेसी मायने भी नहीं रखती। कुछ लोगों को तो समझ ही नहीं आती कि डेटा प्राइवेसी इतनी ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर वो उनको समझाना उन तक ये मैसेज कन्वे करना इतना ईजी नहीं है, क्योंकि इनकी एक बहुत बड़ी जो है वो मास ऑडियंस है जिस तक पहुँचाना ये मैसेज के डेटा प्राइवेसी सबसे पहली चीज़ है, वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अगर आप व्हाट्सएप से शिफ्ट होकर किसी ऐप पर चले भी जाते हैं तो आपके जो फ्रेंड्स, फैमिली, आपके कोलीग्स वो व्हाट्सएप से रिमूव नहीं होंगे, तो आप उनसे कैसे कांटेक्ट करेंगे? तो अल्टीमेटली आपको व्हाट्सएप पर आना ही होगा। तो व्हाट्सएप एक ऐसा मॉड्यूल व्हाट्सएप का बन चुका है और हमारी एक इतनी बड़ी ऑडियंस व्हाट्सएप की क्रिएट हो चुकी है कि अब उससे रिप्लेस करना किसी ऐप को भी उसको रिप्लेस करना बहुत मुश्किल हो चुका है। तो अल्टीमेटली वी आर इन अ ट्रैप ऑफ डेटा सेलिंग। हमारा डेटा जो है वो सेल हो रहा है और हमारा जो डेटा है वो बिक रहा है और उसके ज़रिए हमसे पैसा कमाया जा रहा है। अब इस चीज़ के ऊपर आपके क्या थॉट्स हैं और आपका क्या हाल है कि कौन सी ऐप जो है वो व्हाट्सएप को रिप्लेस कर सकती है, या व्हाट्सएप रिप्लेस होना चाहिए या नहीं, या फिर डेटा प्राइवेसी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि नहीं? इस चीज़ के बारे में अपने कमेंट्स से हमें आगाह ज़रूर कीजिए। आज की वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।